क्या उत्तराखंड में नशे का कारोबार अपने चरम पर है? क्या है हत्या के आरोपी भाजपा नेता और कालाढूंगी विधायक बंसीधर भगत के बीच का कनेक्शन? क्या पहाड़ के हर जिले को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा के लिए चौखुटिया के लोगों की तरह आंदोलन करना होगा? क्या है पहाड़ और मैदान में गुलदारों का गणित? क्या है सबसे ज्यादा कैची धाम जाने वाले जैनजी के आध्यात्म का सच? और अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच का आदेश भाजपा द्वारा जनभावना का सम्मान है या कांग्रेस की जीत? नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और वीकली खबरबात के आज के एपिसोड में समझते हैं इन सारे सवालों के जवाब। जैसे सरकारें हर चीज को अलग अलग चश्मे से देखती हैं, वैसे ही नशे को भी देखती हैं। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने का। लेकिन अगर आपको लगता है कि उत्तराखंड सरकार शराब नहीं परोसने वाली है, तो आप गलत हैं, क्योंकि जिस नशे से सरकार उत्तराखंड को मुक्त करना चाहती है उसमें शराब शामिल नहीं है। मतलब, आप उत्तराखंड में हैं तो आपके सामने दो तरह के नशे होंगे। एक तस्करी वाला नशा और दूसरा नॉन तस्करी वाला नशा। नॉन तस्करी वाले नशे में आती है सरकारी ठेके से ली गई शराब। अगर आप विधानसभा के भीतर हमारे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के एक बयान का गूढ़ अर्थ निकालेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी सरकार नहीं चाहती कि हमें शराब के लिए 8-8, 10-10 किलोमीटर की भाग दौड़ करनी पड़े। एक तरह से देखा जाए तो ये तो हुआ सरकारी नशा। अब एक है गैर सरकारी नशा, जिसे सरकार न तो बेचती है और न करने देती है। इसमें आता है अत्तर, गांजा, हेरोइन, अफीम, एमडीएमए। सरकार इसे ही तस्कर वाला नशा मानती है, और जब वो नशा मुक्त उत्तराखंड की बात कहती है तो उसका मतलब इन सभी से ही मुक्ति का है। तो हम भी आज शराब की बात छोड़ते हैं और इसी तस्करी वाले नशे की तफ्तीश करते हैं। तो नशा तस्करों के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। उत्तराखंड पुलिस की माने तो पिछले 3 सालों में उसने 200 करोड़ से ज्यादा की नशे की तस्करी पकड़ी है। एनसीआरबी की अब तक की सबसे ताजा ऑफिशियल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट साल 2022 की है। ये रिपोर्ट उत्तराखंड के संबंध में कहती है कि एनडीपीएस एक्ट यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत दर्ज आंकड़े 2017 में 1017 थे और 2022 में 1440। इन वर्षों में सबसे ज्यादा 2021 में करीब 1750 मामले दर्ज हुए हैं। नशे का ये कारोबार आपको हिंदुस्तान अखबार में मुकेश सक्ता की छपी एक रिपोर्ट से ज्यादा समझ आएगा। मुकेश अपनी रिपोर्ट में 2025 में अकेले अल्मोड़ा के आंकड़ों के बारे में लिखते हैं कि पुलिस ने 2025 में 3.5 करोड़ का नशा पकड़ा। यानी एक दिन में औसतन 89,000 रुपये का नशा अल्मोड़ा से ले जाया जा रहा था या अल्मोड़ा लाया जा रहा था। अब अगर आप पूरे उत्तराखंड में देखेंगे तो उत्तराखंड पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने 2025 में एनडीपीएस एक्ट के तहत करीब 22 करोड़ के नारकोटिक्स जब्त किए हैं। ये तो रही नशे की बात, लेकिन उत्तराखंड में इस हफ्ते हल्द्वानी में सत्ता के नशे की मार एक युवा को झेलनी पड़ी। बीते रविवार देर रात करीब 1 बजे पार्षद और वर्तमान भाजपा नेता अमित बिष्ट ने 24 वर्षीय नितिन लोहनी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी पार्षद अमित बिष्ट वही आदमी है जिसकी गिरफ्तारी के विरोध में 3 महीने पहले भाजपा के विधायक बंसीधर भगत सड़क पर बैठे थे। पार्टी पार्षद को रिहा कराने के लिए उनकी उस समय के एसएसपी पीएम मीणा के साथ नोकझोंक भी हुई थी। उस समय भी अमित बिष्ट पर मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगे थे। अमित बिष्ट को भाजपा ने भले ही आज निष्कासित कर दिया हो, लेकिन ये घटना साफ दिखाती है कि कैसे सत्ता का संरक्षण एक आदमी का मनोबल इतना बढ़ा देता है कि वो हत्या करने से भी नहीं डरता। हल्द्वानी से इस हफ्ते दूसरी बड़ी घटना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की गिरफ्तारी की आई है। ज्योति अधिकारी नाम की एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बीते हफ्ते अंकिता भंडारी हत्याकांड में हुए प्रदर्शन के दौरान ज्योति अधिकारी के एक वीडियो को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज हुई। ज्योति की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर जोर शोर से बहस चल रही है। पर क्या आप जानते हैं बिरजू मयाल और ज्योति अधिकारी जैसे विशुद्ध एंटरटेनर में जनता को कैसे क्रांतिकारी नजर आने लगता है? क्या आप जानते हैं क्या है ये सोशल मीडिया का गणित जिसमें आपको एक पक्ष लेना अनिवार्य है? और क्या सच में सोशल मीडिया झूठ और हेट्रेट प्रमोट करता है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको एक तो नेटफ्लिक्स में मौजूद सोशल डायलेमा डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए। दूसरा, युval नोआ हरारी की किताब नेक्सस जरूर पढ़नी चाहिए। इंटरनेट के सच और झूठ पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल जारी रखते हैं हफ्ते की खबरें। तो जिस तरह पिछले कई हफ्तों से हम उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष की कहानी सुना रहे हैं, वो इस हफ्ते भी जारी है। इस हफ्ते जहां पहाड़ से तेंदुए के हमलों की खबर आ रही है, वहीं तेंदुए की एक खबर सिडकुल स्थित अशोक लीलैंड कंपनी के गेट पर दिखने की भी आई। अशोक लीलैंड कंपनी के गेट पर तेंदुआ बुधवार की रात को दिखा।
वन विभाग की टीम गुरुवार को आई और 5 घंटे में तेंदुआ रेस्क्यू कर दिया गया। इधर पहाड़ की ओर नजर दौड़ाएंगे तो वहां आदमखोर को पकड़ने वाले पिंजरे में बिल्ली फंसी नजर आती है, जबकि पिथौरागढ़ में लगा ये पिंजरा 10 दिन से लगा है। जिस अल्मोड़ा रेंज में 25 से 30 गुलदार ट्रेस किए जा चुके हैं, वहां पिंजरा लगाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है। आप कुमाऊं और गढ़वाल के किसी भी पहाड़ी जिले में चले जाइए, वहां अक्सर वन विभाग तब पिंजरे लगाता नजर आता है जब गुलदार किसी को घायल कर देता है या मौत के घाट उतार देता है। हादसों और मौतों के बाद ये पिंजरे कैसे लगते हैं, ये भी हम खूब देखते और सुनते ही हैं, जिसमें कभी गुलदार पिंजरा ही तोड़कर भाग जाता है, तो कभी पिंजरे के अंदर का शिकार खाकर आदमखोर ही मौज उड़ा ले जाता है। पहाड़ और मैदान में व्यवस्थाओं का ये अंतर एक ही जगह नहीं है। ये अंतर आप हर तरफ देख सकते हैं। जैसे मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चौखुटिया के लोगों को न जाने कितने दिन आंदोलन करना पड़ा, चौखुटिया से देहरादून तक की यात्रा करनी पड़ी, तब जाकर इतने महीनों बाद अब उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टर नसीब हुए हैं। पर क्या पहाड़ में डॉक्टरों के लिए हर जिले के लोगों को यही करना होगा? पिथौरागढ़ जिले के हाल से पहाड़ में स्वास्थ्य के हालत समझिए। यहाँ 63 करोड़ की लागत से बना एक बेस अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। पिछले साल जिला अस्पताल के इमरजेंसी में 608 लोग हार्ट से जुड़ी समस्या लेकर आए, जिन्हें रेफर किया गया था। इसी हफ्ते 45 साल के जनकपाल न्यूरो सर्जरी के अभाव में चल बसे, उन्हें पिथौरागढ़ से हल्द्वानी तक कहीं इलाज नहीं मिल सका। इतनी आबादी वाले पिथौरागढ़ में न कार्डियोलॉजिस्ट है न न्यूरो सर्जन। सरकार भले ही चौखुटिया में डॉक्टरों की नियुक्ति को अपनी उपलब्धि में शामिल कर ले, लेकिन ये भी तय करे कि सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी लोगों को चौखुटिया के लोगों की तरह सड़कों पर संघर्ष न करना पड़े। संघर्ष की बात चल ही रही है तो उत्तराखंड के लोगों का हफ्तों से चल रहा संघर्ष काम आया और सरकार को अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग आखिरकार स्वीकार करनी ही पड़ी। ये बात अलग है कि भाजपा इसे जनभावना का सम्मान बता रही है, तो कांग्रेस इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही है। उत्तराखंड भाजपा की स्थिति पर एक लंबी बातचीत आप दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं। रही बात कांग्रेस की, तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरह से पूरी कांग्रेस ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया, वो कांग्रेस को पॉलिटिकल माइलेज दे चुका है। अब सीबीआई अंकिता भंडारी को कितना न्याय दिला पाएगी, ये वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई को सरकार क्या लिखकर देगी। खैर, आखिर में बात करते हैं कि नीम करौली बाबा को जैन जी की आस्था का केंद्र क्यों कहा जा रहा है। पर्यटन विभाग का एक सर्वे सामने आया है, जिसके अनुसार नीम करौली बाबा के मंदिर आने वालों में हर तीसरा श्रद्धालु 15 से 30 वर्ष की आयु का है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में 3000 श्रद्धालुओं पर किए गए इस सर्वे में ये भी सामने आया है कि 99% ने 1 घंटे से कम समय में दर्शन किए और करीब 73% श्रद्धालु केवल नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए ही आए हैं। यहाँ ये बात भी समझने वाली है कि यहाँ आने वाले 82% श्रद्धालु उत्तराखंड राज्य से बाहर के हैं। सर्वे को ध्यान से समझा जाए तो ये बात निकलती है कि नीम करौली बाबा का मंदिर युवाओं के बीच आध्यात्मिक आस्था के केंद्र के रूप में पॉपुलर हो रहा है। सरकार चाहे तो एक सही रणनीति बनाकर अन्य पर्यटक केंद्रों को भी प्रचारित प्रसारित कर सकती है।